मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं म्यूज़िक के अंदर जाऊँगा। बस ये सोच ले कि थोड़ा पढ़ ले और जॉब कर ले और एक सेटल ज़िंदगी जी ले। एक नाटक हो रहा था उसमें उनको गाने गवाने थे, 14 एपिसोड थे। वो नाटक मुझे याद है, उसका नाम है जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। कॉलेज में होने वाला था। मुझे ऐसा नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ कुछ अलग हुआ पहली बार, जो मैंने भी नहीं देखा था। उन्होंने मुझे एक कमर्शियल गाना गाने के लिए अलाउ किया, लेकिन मैं राज़ी नहीं था। तो मुझे लताड़ लगी, मुझे समझाया गया। बॉम्बे तक ऐसी जर्नी हुई कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करना शुरू कर चुका था दिल्ली में, और मैं नंबर्स ऑफ शो कर रहा था। 15 शोज़ मैं मंथ में कर रहा था। ऑल प्राइवेट कॉर्पोरेट्स और वो सब। पैसे भी कमा रहा था, सब कुछ था। लेकिन एक चीज़ नहीं हो रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैं स्टक हो गया था एक जगह पे, और मुझे लग रहा था कि मैं इसके बाद क्या करूँ। 4-5 हज़ार से शुरुआत हुई, फिर पैसे भी बढ़ने लगे, और कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनको चाहिए ही मेरे जैसी आवाज़। मैं अपने आप को एक क्लासिकल सिंगर मानता ही नहीं, या मैं उस तरह का सिंगर मानता हूँ। मैं अपने आप को एक देसी फोक सिंगर ही मानता हूँ। Hello and welcome to the Statesman Talk with me, Deepthi J. Verma. Today we are being joined by Sudhir Yaduvanshi, who's a renowned devotional singer whose song Shambhu is a big hit right now during Sawan. And his latest single for Bollywood called Kawa Kawa is also hitting the charts. Thank you for joining us today. धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आप दिल्ली से हैं and आपकी शुरुआत दिल्ली से हुई. जी। Take us through your childhood and you come from some humble beginnings. Tell us कि ये journey कैसे start हुई, stage तक कैसे पहुँचे? हाँ, तो मैं एक बहुत ही साधारण से परिवार से आता हूँ। दिल्ली की एक जगह है, वज़ीराबाद नाम है, उस जगह से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और मतलब कि मेरी स्कूलिंग भी और मेरा कॉलेज भी सब सरकारी रहा है, क्योंकि हमारा, मतलब जैसे मैंने बताया, बहुत ही साधारण परिवार से। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं म्यूज़िक के अंदर जाऊँगा, क्योंकि इस तरह के परिवारों में क्या होता है कि बस ये सोच ले कि थोड़ा पढ़ ले और जॉब कर ले और एक सेटल ज़िंदगी जी ले, वही बहुत कितने भाई बड़ी बहन बात। हैं? मेरा एक बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, तो तो सिंगिंग कभी प्रोफेशनली नहीं सीखा? नहीं सीखा, नहीं, कभी नहीं चाहा नहीं। मेरे पापा, ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं, नहीं, ट्रेनिंग ली बाद में, बाद में? बहुत समय बाद। तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों म्यूज़िक में थे, लेकिन उन्होंने भी कभी सीखा नहीं था एज़ अ फ़ोक म्यूज़िशियन, मतलब एक नेचुरल मिट्टी वाली फ़ील। अच्छा। लेकिन वो थे सीज़नल, मतलब कि एक सीज़न आता है, जब गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है, उसमें डिवोशनल प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, रामलीला, वो सब। तो मेरे पापा एक्ट करते थे। दिल्ली में करते थे वो? हाँ, हाँ, एक गाँव के लेवल पे ही, ऐसे बहुत बड़े लेवल पे नहीं। तो वहाँ पर मेरे दादाजी हारमोनियम बजाते थे और कुछ फ़ोक ट्यून्स गाते थे, और मेरे पिताजी उसमें एक्ट करते थे, कभी श्रवण कुमार का, कभी राम जी का, कभी दशरथ जी का। तो वो तो सब मैं, डीएनए में तो था कहीं ना कहीं. हाँ, मतलब उन्होंने वैसे बैठ के कभी प्रोफ़ेशनली किसी गुरु से नहीं सीखा, लेकिन अदरवाइज़ बहुत ज़रिए हैं सीखने के, हर तरह से इंसान सीखता ही है ना? जब हम फ़ोक म्यूज़िशियंस के बारे में जब बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उन टेक्निकली नहीं है वो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा साउंड करता है, उनकी वॉइसेस क्रैक करती हैं, उनके सुर जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होती। तो वहीं से होते-होते उनको शायद उनका कनेक्शन बना होगा। उनको देख-देख के मेरे मन में भी थोड़ा-थोड़ा था। लेकिन फिर जैसे-जैसे ग्रो किया, फिर मैं भूलता गया है वो सब, मेरा कभी मन में नहीं था म्यूज़िक करना। एक दिन क्या हुआ कि मैं स्कूल में मैं गाता था, ऐसे ही गुनगुनाता था, कभी दोस्तों के साथ, कभी टीचर्स के सामने। तो एक एनुअल फंक्शन था, उसपे कुछ कोई सिंगर गाने वाला था। म्यूज़िक टीचर के स्टूडेंट थे वो, जो स्कूल के म्यूज़िक टीचर होते हैं। तो वो आया नहीं, वो बीमार पड़ गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि वो लड़का गाता है उस क्लास में, उसको बुला के लाओ। मुझे लेके आए और फिर उन्होंने मुझे गाना दिया, मैंने गाया। अच्छा, एक चीज़ और होती थी कि ज़्यादातर पैट्रियोटिक और देशभक्ति इस तरह के गाने होते थे। मुझे स्कूल क्या, में स्पेशली ना? हाँ, स्कूल में स्पेशली। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ कुछ अलग हुआ पहली बार, जो मैंने भी नहीं देखा था। उन्होंने मुझे एक कमर्शियल गाना गाने के लिए अलाउ कर दिया। वो कमर्शियल गाना था तेरी दीवानी, अ, कैलाश खेर जी का, कैलाश. ठीक है? और जब मैंने वो गाना गाया, तो काफ़ी चेंज हो गई चीज़ें। सब बहुत इम्प्रेस हो गए स्कूल में। मेरी पढ़ाई वैसे भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो फिर टीचरों ने बोल दिया कि छोड़, तू मत पढ़ इतना, जाने दे कोई फ़ायदा नहीं What है। class were you in? 8th-9th में था मैं 8th शायद, time. हाँ। तो टीचर्स ने भी समझ लिया, सबने, उन सबको पता लग गया कि ये कुछ करेगा, इसी में करेगा, इसके बस की और कुछ नहीं है। तो मैं, तब भी मैं सीरियस नहीं हुआ। मेरे टीचर्स ने मुझे बोला, भाई इसको सीख ले, कुछ बन जा, कर ले। नहीं,
लेकिन एक समय परिवर्तन हुआ जब मैं कॉलेज में एडमिशन हुआ, और वहाँ पर जो विशारद वाले टीचर्स थे, जो प्रोफेसर थे हिंदी, जो बहुत अच्छे ज्ञानी लोग थे, उन्होंने मुझे बैठ के ना लताड़ लगाई, मेरी मतलब मेरी बेइज्जती करी लिटरली, क्योंकि मैं सीरियस नहीं हो रहा था। मैं कंपटीशन में जा रहा था, जीत रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे जो पैसे मिलते थे मैं उसको बाहर खाने पीने में, दोस्तों में उड़ा देता था, और मैं सोचता नहीं था कि करना क्या है। तो एक दिन मुझे पकड़ा गया, बाकायदा 3-4 प्रोफेसर्स ने मुझे पकड़ा। थिएटर में एक नाटक हो रहा था, उसमें उनको गाने गवाने थे। 14 एपिसोड थे। वो नाटक मुझे याद है, उसका नाम है जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। वो कॉलेज में होने वाला था। तो उसके 14 एपिसोड, 14 गाने, 7 कंपोजर करने थे, और 7 मैं वो क्या कहते हैं, नासिर काजमी जो राइटर है, क्या कहते हैं, उर्दू राइटर, तो उन्होंने लिखा था, वो सब करना था, लेकिन मैं राजी नहीं था। तो मुझे लताड़ लगी, मुझे समझाया गया। फिर मैंने जब वो सारी चीज़ें की तो मेरे पास पैसों की भी कमी नहीं हुई, और मुझे प्यार भी बहुत मिला। तो मैं पहले ही साल में कॉलेज में स्टार बन गया। तब मुझे एक्चुअली में समझ आई कि कौन से कॉलेज में थे आप? सत्यवती, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का, हाँ, सबसे खतरनाक कॉलेज है बहुत। और उसके बारे में जितनी बातें होती हैं सबको पता है, लेकिन मैं वहीं से हूँ, और मेरे प्रोफेसर्स बहुत खुश और प्राउड है कि यार यहाँ से कोई लड़का निकल के इतना अच्छा कर रहा है। तो वहाँ से मेरी तो जर्नी बॉम्बे शुरू तक कैसे जर्नी हुई? बॉम्बे तक ऐसी जर्नी हुई कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करना शुरू कर चुका था दिल्ली में, और मैं नंबर्स ऑफ शो कर रहा था। 15 शोज में मंथ में कर रहा था, ऑल प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, और वो सब पैसे भी कमा रहा था, सब कुछ था। लेकिन एक चीज़ नहीं हो रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैं स्टक हो गया था एक जगह पे, और मुझे लग रहा था कि मैं इसके बाद क्या करूं। मैं जा रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। ना मैं खुद के गाने बना पा रहा हूँ, ना मैं मतलब So you write also? हाँ लेकिन हाँ म्यूजिक कंपोज करते हैं? हाँ हाँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टीम है। सारे मतलब लोग अगर टीम में काम करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि आप काम बांट सकते हो। तो मैं अब बांट देता हूँ चीज़ें। मतलब मैं अगर थोड़ा लिखता हूँ, मैंने कुछ सोचा, कोई ट्यून सोची, मैं अपने आगे कीबोर्डिस्ट, डेलीकेट हाँ, तो उनको बता दूंगा कि ऐसी ऐसी ट्यून है, तो इसको मॉडिफाई कर दे कुछ। मॉडिफाई। अगर कुछ और तेरे दिमाग में आता है तो इसको ट्राई कर, इसकी ट्यून को चेंज कर, कोई और बेहतर ट्यून बन के निकल सकती है। होता है ना, एक बेसिक ट्यून है, दा रा 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 रा, ये नॉर्मल है, दा रा दा रा दा रा रा दा दा रा, कुछ भी बन सकता है। तो मैं ऐसे दे देता हूँ यहाँ से, तो मॉडिफाई होते होते कुछ अच्छा बन जाता है। तो ऐसे करता हूँ आजकल मैं काम करता, मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, मैं सीख भी रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। थोड़ी टेक्निकल नॉलेज मुझे कम है, लेकिन उसके लिए मेरे पास मेरे बैंड मेंबर्स हैं जो करते हैं, लेकिन मैं उनसे धीरे धीरे सीख रहा हूँ, क्योंकि आजकल ज़माना एआई का है, सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो कर रहा हूँ कोशिश उस तरफ भी थोड़ी सी। अगेन फिर बॉम्बे तक कैसे पहुंचे? फर्स्ट हाँ स्टेज इन बॉम्बे? यहाँ से जैसे मैं ये हो गया, स्टक हो गया, फिर मैं निकल गया। मैंने सोच लिया, काम वाम छोड़ दिया बिल्कुल यहाँ से, और मैं मुंबई गया। पहले 6 महीने तो मुझे वहाँ पर भी समझ नहीं आया। मैं जाया करता था जब मैं रियलिटी शोज करता था, और रियलिटी शोज में टैलेंट शोज। टैलेंट शोज, सिंगिंग रियलिटी शोज जो होते हैं वो सब मैंने किए, बहुत सारे किए, और जाया करता था तो 7 वहाँ किसी दिन ने 10 स्पॉट दिन। नहीं किया? हाँ, वहाँ किसी ने स्पॉट नहीं किया कि कोई सपोर्ट नहीं करता ऐसे, नहीं? ना ना, सब वो सपने देखते हैं लोग। लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा उन चीज़ों से, और मुझे बहुत लगी वो चीज़ें दिल पे, और मेरा दिल किया कि यार ना मैं ये यहाँ रह सकता हूँ, ना मैं रियलिटी शोज़ कर सकता हूँ। मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं खुद के गाने बनाऊँ एक तो, और मैं जाके बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो गाना बनाते हैं और खुद नहीं गाते हैं, वो सिंगर्स से गवाते हैं, उनको अच्छे सिंगर्स चाहिए अपने गानों के लिए, जो उन गानों को निभा सके, उनको इंसाफ कर सके उनके साथ। तो मैं गया, पहले 6 महीने मैंने बहुत धक्के खाए। कोशिश करता रहा मैं किसके पास जाऊँ, उसके पास जाऊँ, बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास जाऊँ, कंपोज़र्स के, नए से लेके पुराने जितने भी हैं मैंने सब ट्राई किए, तो कुछ नहीं हो रहा था। हार गया, फिर मेरे को लगने लगा चलो कोई बात नहीं, वापस चलते हैं। जब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया तो मेरे पास कॉल्स आने लग गए। मैंने स्क्रैच रिकॉर्ड करने शुरू किए, मैंने वेब सीरीज़ के लिए काम करना शुरू किया, इंडी सॉन्ग्स मिलने लगे धीरे-धीरे। पहले
4-5 हज़ार से शुरुआत हुई, फिर पैसे भी बढ़ने लगे और कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनको चाहिए ही मेरे जैसी आवाज़। जैसे कि विक्रम मोंट्रोस करके एक कंपोज़र सिंगर हैं, रैपर हैं, और खतरनाक गाने बनाते हैं। मेरी मेरी भाषा, मेरी टर्मिनोलॉजी यही है गानों को लेके, जो मैं चाहता हूँ वो खतरनाक होना चाहिए। आपने कर हर मैदान फ़तेह सुना होगा और आपने वो सुना होगा तेरा बाप आया, तो वो सब गाने उन्होंने बनाए हैं। तो उनको थोड़े ऐसे कल्ट से गाने पसंद है बनाने, गैंगस्टर सॉन्ग। गैंगस्टर सॉन्ग्स। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ पसंद है, पुराना नया मिक्स करके कुछ बनाना या तो फोक यूज़ करके कुछ बनाना। तो उनकी नज़रों में मैं आया, उन्होंने मुझे चांस दिया, बहुत सारे गाने गवाए और फिर उन्हीं के थ्रू शंभू आया। ओके। हाँ, और एक कंपोज़र हैं शाश्वत सचदेव, वो बहुत, मतलब अब तो मैं उनसे बहुत क्लोज हो गया हूँ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया है। वो भी इसी तरह के गाने बनाते हैं, वो भी फोक ट्यून्स जो हमारी इंडिया की हैं, उनको मॉडिफाई करके कुछ नया ही क्रिएट करते रहते हैं। और उनके साथ मैंने काफ़ी सारे गाने करे और ये कावां कावां जो है, किल कावां कावां, It also has a folk flavor. यस थोड़ा गा के डेफिनेटली। बताइए। ओके। काली काली रत्ता कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे ਲਈ हर सितम नू हर ज़ुल्म सीने ते ले जावा, सुन कावा कावा मैं, सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा मैं सुन कावा मैं किथों लब के लिया मेरा यारा। Amazing. Thank you. Okay, now let's talk about devotional songs जो हाँ आपने जी, गाए हैं। जी, जी। स्पेशली डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए जो हमने सिंगर्स देखे हैं, उनकी क्लासिकल ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग रहती है। यू थिंक कि इमोशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या दैट क्लासिकल ट्रेनिंग? डू यू थिंक आप मिस करते हैं कई बार वो एस्पेक्ट? दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। बेस तो क्लासिकल ही है और मैंने क्लासिकल सीखा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा समय से सीखा है या मतलब 8-10 साल लगा के सीखा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था सीखने के लिए। अगर मेरे को सही समय पे बचपन ट्रेनिंग से। मिलती, हाँ, तो मे बी मैं इस तरह का सिंगर नहीं होता। Yeah. लेकिन मैं अपने आप को एक क्लासिकल सिंगर मानता ही नहीं हूँ, या मैं उस तरह का सिंगर मानता हूँ। मैं अपने आप को एक देसी फोक सिंगर ही मानता हूँ। और उसके साथ मैं नई मॉडर्न चीज़ों के साथ वो करके क्या कहते हैं, फ्यूजन करके कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ और हम अपनी मिट्टी की चीज़ें भी जीवित रहेंगी। तो मैं वो सब चीज़ें करता हूँ। क्लासिकल ट्रेनिंग भी मैंने 3 साल ली है बेस बनाने के लिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या नोट्स हैं, क्या क्या फील है। ऐसा नहीं कि मैं राग प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं पलटे प्रैक्टिस करता हूँ वो क्या? अलग अलग मोड्स के। जैसे हम सारेगामा पा नी सा नी ध प प ग रे सा ये सब करते हैं, तो इसी में वेरिएशंस होती हैं। ओके। बस इन्हीं को हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अलग अलग राग की अलग अलग मोड होते हैं ना, सा ग म द नि ध म ग म ग सा नि ज ध नि ध म ग म ध म ग म। तो जैसे एक पर्टिकुलर राग था, ये काफी था, तो ऐसे अलग अलग राग हैं, तो उनके मोड्स होते हैं। उनमें जैसे 12 सुर हैं, तो अलग अलग सुर यूज होते हैं। किसी में आरोह अवरोह में सेम 7 सुर यूज होते हैं ठाट में, किसी में एक नोट विकृत हो जाता है, द द द ज सा सा रे ग ब ब ध नि ज नि ध ब म ग रे सा, शुद्ध है, सारे सारे। किसी में ये नोट चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग नोट्स के हिसाब से वो पैटर्न्स बनते हैं। आरोह अवरोह होता है, उसकी एक चलन होता है पर्टिकुलर, है ना, कि ये इस तरीके से ही यूज होगा। तो वो सब चीजें मुझे पता है थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। टेक्निकली योर साउंड बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मुझे बेसिक पता है, तो उसको मैं प्रैक्टिस करके पॉलिश करके कर लेता हूँ चीजें। और जो बाकी फ्लेवर आता है हाँ। स्पिरिचुअलिटी का, वो फ्लेवर कहाँ से आता है? व्हाट इज योर फेथ लाइक? क्योंकि ये तो घर से और परिवार से आता है। क्योंकि मैंने तो हमेशा अपनी मम्मी को देखा है पूजा करते हैं। पूजा करते हुए। सुबह सुबह कोई भी काम करने से पहले घर की, मतलब आंगन में झाड़ू बुहारी होती है हमारे यहाँ, तो वो सब करने से पहले वो एक लोटे में जल लेंगी, उसमें चावल के दाने डालेंगी, उसमें मोली रोली डालेंगी, और वो सब घर पे थोड़ा सा हाथ जोड़े के फिर मंदिर चली जाएंगी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के कुछ मंत्र उच्चारण करके फिर वो घर आएंगी, फिर बाकी सारे काम करेंगी। तो हमारा शुरुआत ऐसे होती थी। तो हम शुरू से देखते थे, तो मेरा एक लगाव शुरू से ही है भोलेनाथ के साथ। तो वो कनेक्शन था हमेशा से,
तो वो कनेक्शन बहुत, मतलब कि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ खराब नहीं होती जीवन में, तो जो तुम कर रहे हो तो वो बहुत काम आती है, वो फील आती है। करने में जब आप वो गाना गा रहे हो। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे सिंगर ऐसे बोलते हैं, मुझे तो बड़ा फेक लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन अभी नहीं लगता। जैसे कोई सिंगर बोलता है ना, मैं ये वाला गाना गा रहा था तो मैं फील में ट्रांस चला में गया चला जाता है, हाँ, और हाँ। मैं अपने आप में नहीं था और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था तो मैं ऐसा गाया। तब तक मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, जब तक मुझे उस तरह के गाने नहीं मिले। एक गाना ऐसा रिसेंटली मैंने गाया जो अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो मैंने खुद फील किया, और वो भी शंभू के लिए ही, कि भोलेनाथ के आप लिए किसी ही और है। डायमेंशन में चले हाँ, मैं गाते गाते किसी और डायमेंशन में हूँ, सुन हो चुका हूँ, मेरे गूज़बम्प्स गूज़बम्प्स आ रहे हैं एक एक लाइन में जब मैं गा रहा हूँ, और मेरे आंसू भी आ रहे हैं, कुछ स्टोरीज याद आ रही हैं। आप सुना सकते हैं? नहीं नहीं, अभी अभी रिलीज नहीं हुआ इसीलिए। हाँ, रिलीज नहीं हुआ, मैं खुद नहीं सुन पा रहा उस गाने को। इतना इफेक्ट किया आपको? हाँ, और वो सुना भी नहीं रहे मुझे। अच्छा। हाँ, जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो सुना भी नहीं रहे, वो भी ये कहते हैं कि जब ये आएगा तभी सुनना, उससे पहले तुम सुनोगे नहीं। और मैंने कब आएगा वो मुझे नहीं पता कब आएगा। तो लेकिन जल्दी आपको सुनने को मिलेगा, बहुत बहुत बढ़िया So you गाना think है। the divine has played a role in your journey? यस यस, डेफिनेटली कर, मतलब कि ये नहीं कि थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और मतलब कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं हमेशा धन्यवाद कहता हूँ कि अगर वो फील मेरे अंदर नहीं होगी तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुंबई में रह के आप नेगेटिव बहुत होते हो, परेशान बहुत होते हो, उससे निकलने का क्या कोई तरीका नेगेटिव है? एक्सपीरियंस हुआ आपका? हाँ, बहुत हुए हैं, बहुत हुए क्या? बहुत हुए रिजेक्शन या हैं। नेपोटिज्म? रिजेक्शन तो शुरू से ही हो रहे हैं। जब से हम रियलिटी शोज हाँ। करने शुरू किए थे वहां से रिजेक्शन शुरू हो गए। एंड 19 कोई 20 ग्रुपिज्म नेपोटिज्म आपको फील होता है आउटसाइडर के लिए? हाँ, वो होता है, लेकिन उससे मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि एक ना टीम बनती है हम्म, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि ठीक है, जैसे अब प्रीतम दा ने ज़्यादातर गाने अरिजीत दा से ही गवाने हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग बैठ गई उनके ट्यूनिंग साथ। बैठ गई उनके साथ, तो ये कोई नेपोटिज्म नहीं है। और अगर कोई अपने बच्चे को बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाएगा, पैसे लगाएगा उसके लिए, उसको काम दिलाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ आती है जहाँ किसी का हक मारा जाता है। हम्म, तो हाँ, ऐसा हुआ है, मैंने कोई गाना गाया, आया किसी और की आवाज़ में, है ना? अच्छा, तो मतलब ऐसा होता क्रेडिट है। किसी और को मिल गया? क्रेडिट नहीं, मेरी आवाज़ में आया ही नहीं। अच्छा, किसी और ने गाया फिर उसके बाद? हाँ, वो होता है, वो बड़े-बड़े सिंगर्स के साथ भी होता है इंडस्ट्री के अंदर। मतलब एक बड़ा गाना है, उसको 2-3 बड़े सिंगर्स ने गा दिया, जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने गा दिया, अब उसमें से भी नहीं पता कि किसका सेलेक्ट होगा। ज़्यादातर तो वैसे अरिजीत दा का ही होता है। क्योंकि लोगों को वो उनकी वॉइस पर बहुत पसंद है, बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बड़ा प्यार करता हूँ, क्योंकि वर्सेटाइल हैं, वो हर तरह के गाने बढ़िया तरीके से निभाते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है, एक्सपीरियंस किया है। और एक न्यू कमर के लिए वो बड़ा दुखदाई होता है, बड़ी परेशानी होती है। जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, वो कर रहे हैं काम, उनको तो पता है ना सब कुछ। अब मेरे लिए तो हाँ, यूज्ड टू इट होने में समय लगता है। अब मैं यूज्ड टू इट हो चुका हूँ थोड़ा-थोड़ा, अभी भी लगती है लेकिन उतनी नहीं लगती। अब मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है, आपने गा दिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ में ही आए पिक्चर में, या फिर सिंगल भी आए तो आपकी आवाज़ में ही आए। प्रोड्यूसर डिसाइड करता है अल्टीमेटली। तो इसलिए इसीलिए मैंने अपने खुद के प्रोजेक्ट्स करने भी शुरू कर दिए हैं अभी, खुद के गाने बनाने भी और खुद के कवर्स बनाने भी, कि भाई सिर्फ मुझे एक तरफ ही नहीं रहना है, मुझे दूसरी तरफ भी रहना है। खुद के गाने भी होने चाहिए, खुद के एल्बम्स भी होने चाहिए। इतना सब कुछ कैसे कर रहे हैं इतने इतने कम टाइम में? हाँ, वही ना, पहले ट्रेनिंग हो गई ना उस चीज़ की। भागा, पहले पहले क्या हो रहा था कि आप परेशान हो रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बैठ के सिर्फ सर Now पकड़ you're के बैठे smarter हुए थे about it. और भागा दौड़ी कर रहे थे, तो वो भागा दौड़ी काम आ रही है अभी। अब वो कर करके ना पता लग गया कि एक्चुअली में करना क्या है। टीम बना लो, बैंड बना लो, सबको एक एक काम दे दो। कौन-कौन है आपकी टीम में? मेरी टीम में ज़्यादा प्रिया, कोलैबोरेट किससे कर रहे हैं? मेरा खुद का बैंड है, वो दिल्ली बेस्ड ही है। तो मतलब अगर मैं शोज करने होते हैं कोई भी, तो पहले मैं दिल्ली आता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मैं दूसरी सिटीज में या कहीं और मैं फ्लाई करता हूँ, फिर वहां जाके शोज करता हूँ। यहाँ पर मैं सबको काम बांट देता हूँ। कीबोर्ड प्लेयर हैं, बेस गिटारिस्ट, ड्रमर, गिटारिस्ट, तबला प्लेयर, परकशन प्लेयर, फ्लूट प्लेयर, ये सब लोग हैं। और इसके बाद अभी हमारी एक नई टीम बनी है जिसमें मार्केटिंग वगैरह और ये सब भी, जो मतलब कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो लोगों से मिलने जुलने का समय है, वो सब फिक्स करना, डिसाइड करना, वो सब है। तो अब जब सब ये बढ़ जाता है ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, मुझे क्रिएट करना है कुछ। तो इसलिए इतना जल्दी हो पा रहा है। और
शायद और स्पीड बढ़ाऊंगा मैं और 6 महीने Yeah. में। देखते हैं बाकी भगवान क्या करेंगे। डिवोशनल म्यूजिक के लिए एक और क्वेश्चन मेरा है हम्म। कि पहले थोड़े ओल्ड सिंगर्स होते थे, यू नो, लाइक वी हैड अनूप जलोटा एंड ऑल. नाउ इट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ रॉक फ्लेवर, लाइक यू नो, फॉर द यूथ. तो ये चेंज आपको कैसे लगता है कि ये चेंज अच्छे के लिए हुआ है, और यू थिंक दैट द यूथ इज इंटरेस्टेड इन डिवोशनल सॉन्ग्स नाउ, फ्लेवर चेंज हो गया है उसका? हाँ, फ्लेवर चेंज हो गया है। मैं ये मानता हूँ कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। हम्म. जो आज से 50 साल पहले था वो आज नहीं है, और जो आज है वो आज से 50 साल बाद नहीं होगा। तो दुनिया परिवर्तनशील है, ज़रूरी है परिवर्तन करना, और करना चाहिए। वो एक अलग फ्लेवर है, हम भी उस फ्लेवर को सुन सुन के बड़े हुए हैं। जहाँ पे गुलशन कुमार जी एक्ट कर रहे हैं और हरिहरन जी की आवाज़ पीछे चल रही है, और मतलब सुबह सुबह आपकी वैसी ही होती है, उन्हीं भजनों के साथ, उन्हीं स्पिरिचुअल गानों के साथ, और वो बसे हुए हैं आज भी। जब हम बैठते हैं सब परिवार के साथ और कोई भजन वगैरह करने का मन होता है तो वो निकलते हैं, हम वही लोग वही सब गाते हैं। मैं वहाँ पे बैठ के शंभू नहीं गाता हूँ, मैं वही सब गाता हूँ, वो पुरानी चीज़ें। लेकिन अब क्या है कि जैसे कि सब चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तरह का म्यूजिक आ रहा है, कहीं ईडीएम चल रहा है, कहीं इलेक्ट्रो चल रहा है, कहीं हिप हॉप चल रहा है। Yeah. आपको मैच तो करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो फिर आप वही मतलब कि ऐसे पुराना साउंड करोगे। पुराने को आप नया बना के प्रेजेंट करोगे तो लोगों को पसंद आएगा, लोग उसको पकड़ेंगे। अब हम देख रहे हैं आजकल रिमिक्स और रीमेक्स बहुत हैं। मतलब पुराने गाने हैं, उनको हमने नए कर करके 20-30 Why do you वर्जन think है। that is? 90s सबसे अच्छा एरा था बॉलीवुड के लिए, you think, म्यूजिक वाइज? कौन सा era? कितने 90s और अर्ली 2000s के सॉन्ग बहुत मूवीज में अब दोबारा आ रहे हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल। बहुत मतलब कि हर एरा एक अच्छा अपना अपना फ्लेवर छोड़ के गया है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि 90s है, 2000 वाला तो मेरा है, हाँ, आपके टाइम में. मेरा टाइम है, जिसमें हिमेश रेशमिया हो गए, के सर हो गए, आतिफ असलम हैं। इनके गानों ने धूम मचाई हुई थी, हम इनके गाने गाते थे। फिर कैलाश खेर जी आ गए बीच में, जो 2004 या 3 की बात है, जब उनकी तेरी दीवानी एल्बम आई थी। उसने एक अलग फ्लेवर दे दिया। सिल्क रूट की आई थी, डूबा डूबा रहता हूँ, वो सब। और के सर के तो इतने सारे गाने जो, और के सर का नाम नहीं पता किसी को। उस समय सिर्फ समझते थे कि लोग हिमेश रेशमिया, ओ क्या नाम है, इमरान हाशमी गा रहे हैं वैसा। तो ये तो फ्लेवर हमारा है, ये तो मेरा पसंदीदा है, क्योंकि मेरा बचपन था ये। और 90s का एक अपना एरिया है, 80s का अलग है, और रफ़ी सर या मुकेश जी या लता जी, वो एक अलग एरा है। वो उसको कहते हैं गोल्डन एरा, क्योंकि वो मरने वाला है ही नहीं, खत्म नहीं हो सकता। आप कभी भी कोई भी गाना, अब मैं जैसे ऑडियंस में एक्सपीरियंस करता हूँ ये चीज़, जैसे मैं तेरी दीवानी गाता हूँ, सिमिलर रिएक्शन होता है ऑडियंस का। और जब कोई पुराना गाना जैसे गुलाबी आंखें वगैरह चलता है, उससे भी खतरनाक वो होता है लोगों का। Even young people like. हाँ, और यंग पीपल, ओल्ड पीपल साथ में डांस करते हैं, सब ग्रूव करते हैं साथ में। तो वो एक अलग मतलब गोल्डन एरा वो था। बाकी सब अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, और आज का जो है ये बिल्कुल मॉडर्न हो गया है। वेस्ट की चीज़ें इधर आ गई हैं, अब वेस्ट की चीज़ों के साथ मिश्रण होके कुछ बनाया जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और तो मुझे लगता है कि उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। अब उसमें से जो बनेगा बनेगा, भगवान उसमें से कुछ अच्छा भी निकालेंगे। और ज़्यादातर आजकल ऐसा लगता है मुझे कि 40% बहुत अच्छी चीज़ें हैं और 60% क्रिंज भी है। लिरिक्स वाइज म्यूजिक अच्छा बना हुआ है, लिरिक्स इतनी खराब है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है वो। तो म्यूजिशियन क्या सोचता है, भाई जो लोगों को चाहिए वो दे दो। और मेरे जैसा क्या सोचता है कि म्यूजिक नया रखो, और जो हमारे मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें उनको लाके उसके साथ मर्ज कर दो, तो वो भी आज के यूथ को बहुत पसंद आएगा। And Coke Studio as a platform, what do you think of it? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा Coke Studio के साथ? कोक स्टूडियो में मैंने बहुत सारा काम तो नहीं किया, थोड़े बहुत बैकिंग्स किए हैं मैंने। और हमेशा से देखते थे ना कोक स्टूडियो, बहुत सारे गाने होते थे, चौधरी वगैरह या पीर मनावन चले या मदारी, इंडियन कोक स्टूडियो। तो इससे बड़ा ऐसा लगता था यार ये हो रहा है ओरिजिनल म्यूजिक, ये कुछ म्यूजिक हो रहा है। एक वो आया था ना, चेंज आया था म्यूजिक में कि लाइव हो रहा है म्यूजिक, आपके सामने सब प्ले हो रहा है, आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है।
है ना, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और प्रोग्रेसिव बजा रहे हैं बहुत सारे, और सारे बड़े दिग्गज लोग हैं। उसको देख के लगता था यार एक दिन मैं भी जाऊंगा और कोक स्टूडियो में जाके परफॉर्म करूंगा। अभी वो दिन आया नहीं है। मैंने अभी बैकिंग्स किए हैं ऑल्सो, उसमें भी मेरी वीडियोस में मैं नहीं आया हूँ क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैं जा नहीं पाया था। कुछ एक गाने मैंने किए थे रिसेंटली कोक स्टूडियो में और बैकिंग्स किए थे, नॉट लीड में। लेकिन मेरी उम्मीदें यही हैं कि ये सपना भी मैं जल्दी पूरा करूं और कोक स्टूडियो के लिए भी एक प्रोजेक्ट में मैं ज़रूर गाऊं, क्योंकि ओरिजिनल होती है सारी चीज़ें, बहुत सामने प्ले हो रही हैं आपके, और आप उससे एक अलग नयापन महसूस करते हो और आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। सिर्फ ये मार्केट में जो या बॉलीवुड में जो या कमर्शियल म्यूजिक चल रहा है वो सब नहीं, उसके अलावा भी कुछ आप नया कर रहे हो, कुछ दे रहे हो यूथ को कि हाँ यार ये चीज़ें भी हो सकती हैं, नए तरीके से ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो ज़रूर एक दिन नहीं, बहुत जल्द मैं कोक स्टूडियो में गाऊंगा। What are your who inspires you? आपके फेवरेट म्यूजिशियंस कौन है, फेवरेट सिंगर्स कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर सबसे पहले तो कैलाश जी ही हैं। कैलाश हैं। हाँ, कैलाश खेर हैं, फिर सुखविंदर सर हैं। नए में एक बहुत ही पावरफुल सिंगर हैं, दिव्या कुमार। आपने वो गाना सुना होगा, नी अज मेरा जी करदा मर जाड़िया, वो उन्होंने गाया। तो वहाँ से मुझे वो क्लिक हो गए थे कि यार ये बंदे में बहुत पावर है। बेसिकली मुझे मेलो चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। You like that pitch? मेरे को वो पिच पसंद है, वो पावर पसंद है, वो ग्रंज, वो मतलब कि वो फीलिंग पसंद है मुझे, है ना, अपने अंदर से आग निकालने वाली। अपने अंदर जो भी है सारा बाहर निकाल दो, फिर आपको टेंशन नहीं रहती ना। मैं सारा स्टेज पे निकाल देता हूँ उन गानों के थ्रू। मैं कोशिश करता हूँ मैं मेरे अपने सेट में लाइव में कोई एक गाना भी मैं मेलो नहीं गाऊं। हालांकि मेलो गाने के साथ ऑडियंस कनेक्ट करती है, वो साथ में वाइब करती, गाती है, लेकिन मेरा मन नहीं करता। तो इस जॉनर में आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है? बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। सबसे पहला तो तेरी दीवानी ही है, क्योंकि तो गा के सुनाइए। वो मेरी, हाँ, वो मेरी शुरुआत है। हाँ। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। How amazing. धन्यवाद। So you've told us your major influences. कुछ ऐसा है इंडस्ट्री के बारे में that you don't like still and you still feel कि ये नहीं होना चाहिए for outsiders? ऐसी चीजें हैं, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है कि उस बारे में मैं बात करूं। हाँ, एक समय आएगा जब मैं खुल के उस बारे में बोल सकूंगा। जरूर आएगा, मतलब बहुत जल्द आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ चेंजेस हो फॉर, मतलब कि अच्छे के लिए। ऐसे नहीं कि किसी को बुरा बोलना है या किसी को गलत दिखाना है, लेकिन ऐसा होता है ना, हमारे देश में इतनी सारी बुरी चीजें हैं, आम जनता भी बोल देती है तो उनका कोई सुनवाई नहीं होती। तो मेरे बोलने से भी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है अभी। तो मैं पहले कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जीवन में कि मेरी बात, अगर मैं कुछ कहूँ तो उसकी एक वैल्यू, वजन हो। तो मैं अपने आप को उस लायक बना लूं पहले, फिर मैं ज़रूर कुछ इस बारे में कमेंट करूँगा, क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी। Okay, perfect. And future projects, anything that you're excited about? हाँ, एक रिसेंट गाना भी जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, जो अगले महीने ही रिलीज होने वाला है।
मतलब वो भी खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ गणपति जी के लिए Oh, वो nice. समर्पित है वो, क्योंकि गणपति सितंबर में आना, सितंबर first में week, आने हाँ. वाला है, तो शायद उससे 1-2 हफ्ते पहले हम रिलीज करेंगे उस गाने को। वो भी अगेन बहुत पावरफुल गाना है, बहुत मतलब कि आप सुनोगे तो आपको मतलब कि ऐसा मन करेगा कि मैं नाचूं, डांस करूं, वैसा गाना है। और मतलब बहुत पावरफुल गाना है बेसिकली, और वो तो वो जल्दी तो गा रिलीज के होने सुना वाला है। दीजिए. हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। we'll have to wait. हाँ, सही सही चीज के लिए कहते हैं ना, हाँ, सब्र का फल मीठा मीठा होता है, okay. वही। Perfect. अदरवाइज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, 50-60 गाने तो मैंने गा ही हुए हैं अभी तक, Okay. पिछले 1-1.5 साल में। अब वो धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे उस बारे में मैं बताता रहूंगा, जैसे जैसे मुझे आगे से इजाजत मिलती जाएगी हाँ, कि भाई go ahead. ये गाना आने वाला है, 4 हफ्ते रह गए हैं, करो प्रमोट, तो उस बारे में फिर उस बारे में खुल के अच्छे से बात करेंगे जी। All the best. All the best for your future. बहुत बहुत शुक्रिया So आपका। nice talking to you. Thank you. धन्यवाद। If you like the episode, do not forget to share it and also like, share, and subscribe to all our socials. They are listed below.